व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रानी सोनी, वीरांगना रानी दुर्गावती, गवर्नमेंट कॉलेज तिरोड़ी से। इस मॉड्यूल का शीर्षक है बेसिक कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जीव संख्या की अवधारणा एवं पॉपुलेशन की विशेषताएं। इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। परिचय, जीव संख्या की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत है जीव संख्या का आकार और डेंसिटी, जनसंख्या का प्रकीर्णन, जन्म दर, मृत्यु दर, वयस वितरण, जनसंख्या वृद्धि और संवहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी। इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद छात्र जीव संख्या को परिभाषित करके समझ सकेंगे, जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन कर सकेंगे, उत्तरजीविता वक्र के विश्लेषण कर सकेंगे, जीव संख्या की वृद्धि के विभिन्न प्रारूप का तुलना कर सकेंगे, संवहन क्षमता के महत्व पर चर्चा कर सकेंगे, जनसंख्या के संबंध संरक्षण संसाधन प्रबंधन से जोड़ सकेंगे और अधिक जनसंख्या संरक्षण, स्थिरता और वैश्विक मुद्दों जैसे मुद्दों पर चर्चा कर सकेंगे। देखिए, आप सभी ने अपने आसपास कई प्रकार के जीव जंतुओं को देखा होगा। आपने देखा होगा कि कई जीव जंतु जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, कई जंतु बहुत कम संख्या में होते हैं। कई जंतु अकेले रहना पसंद करते हैं तो कई झुंड में रहते हैं। कई जंतु कभी कभी दिखाई देते हैं, कई हमेशा दिखाई देते हैं। कोई की संख्या कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो इकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो भी इसी प्रकार का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव संख्या की संरचना, उसके आकार, उसकी घनत्व आदि का अध्ययन करते हैं और साथ ही ये देखते हैं कि उनके अंदर क्या क्या बदलाव या परिवर्तन आ रहे हैं और क्या उन परिवर्तनों के कारण हैं। तो जीव संख्या की वह शाखा, इकोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो होती है पॉपुलेशन इकोलॉजी या जीव संख्या पारिस्थितिकी। आप सभी ने अपने आसपास कई प्रकार के जंतुओं को देखा होगा। आपने देखा होगा कि कई जंतु जो रहते हैं वो एक साथ रहते हैं या कुछ जंतु अकेले अकेले से रहते हैं। कई जंतु कहीं ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं तो कोई जंतु बहुत कम दिखाई देते हैं। कोई जंतु जो रहते हैं वो झुंड में रहते हैं, कभी कभी दिखाई देते हैं और कोई जंतु जो होते हैं वो हमेशा दिखाई देते रहते हैं। तो जो जीव वैज्ञानिक होते हैं या पारिस्थितिक वैज्ञानिक होते हैं वो भी इसी प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देते हैं और अध्ययन करते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जीव संख्या की संख्या, उनका आकार, उनकी घनत्व और किस प्रकार से उनके पॉपुलेशन में परिवर्तन होता है तथा उन परिवर्तनों के कारण क्या क्या है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन से आप सभी यही समझते होंगे कि लोगों का समूह। हम आम तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का समूह, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। बायोलॉजी के शब्दों में अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन किसी खास समय जगह पे मौजूद किसी एक ही प्रजाति के जीव को पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि किसी जंगल में बहुत सारे हाथी हैं तो हाथी का समूह क्या हो गया, हाथी की पॉपुलेशन हो गया। हिरणों का समूह, हिरण की पॉपुलेशन हो गया। या किसी सरोवर में सारसों का समूह है तो वो क्या हो गया, सारसों की पॉपुलेशन। तो हम पॉपुलेशन का अध्ययन क्यों करते हैं? देखिए, जब पॉपुलेशन का अध्ययन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किसी जीव की संख्या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे गेंडे की पॉपुलेशन है तो गेंडे की पॉपुलेशन कम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं उसको बचाने के लिए? तो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं उनका कंजर्वेशन के लिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए हम पॉपुलेशन इकोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि गेंडे की स्पीशीज़ कम हो रही है तो उनको बचाने के लिए आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क का निर्माण किया गया है। ऐसे ही टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व खोले गए हैं। इसी प्रकार से अन्य जीवों के लिए भी कोई ना कोई संरक्षण का उपाय किया जा सकता है। पॉपुलेशन, कई कीट होते हैं, उनके प्रबंधन के लिए भी पॉपुलेशन इकोलॉजी महत्वपूर्ण होती है। जैसे कीट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, क्योंकि पॉपुलेशन इकोलॉजी को हम जब अध्ययन करते हैं तब हम देखते हैं कि कोई पॉपुलेशन किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग कर रही है या कोई संसाधन उनके लिए कम है या प्रचुर मात्रा में है। तो इस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के लिए पॉपुलेशन इकोलॉजी के अध्ययन से हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और प्रकृति को समझने के लिए जो इकोसिस्टम होता है, किस प्रकार से उस इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, क्योंकि
जो पॉपुलेशन होती है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है बायोडाइवर्सिटी का, एनर्जी फ्लो के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है आपस में संबंधित होती हैं और पॉपुलेशन इकोलॉजी के द्वारा हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और साथ में ही पर्यावरण के संतुलन और स्थिरता के लिए हम कई नीतियाँ बना सकते हैं। तो पॉपुलेशन को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी विशेषताओं को समझना। तो पॉपुलेशन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? पॉपुलेशन की कई प्रकार की विशेषता होती हैं, जैसे पॉपुलेशन का आकार क्या है, उसका घनत्व कितना है, उसके अंतर जो जीव जंतु हैं उनका किस प्रकार से फैलाव है, या फिर वो किस प्रकार से, उनकी एज किस प्रकार से है, कितने बूढ़े हैं, यंग हैं, या फिर जो बूढ़े होते जवान हैं वो कितने हैं, उनका जन्म दर कैसा है, मृत्यु दर कितना है आदि। इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है ये सब पॉपुलेशन की विशेषताएं होती हैं। तो हम वन बाय वन इन सभी विशेषताओं के बारे में विस्तार से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीव संख्या का आकार। तो जीव संख्या का आकार क्या होता है? आकार का मतलब कि किसी भी एक जनसंख्या या जो पॉपुलेशन है उसके अंतर्गत उन जीवों की कितनी संख्या है। जैसे किसी जंगल में हाथी की कितनी संख्या है, मान लीजिए किसी जंगल में 15 हाथी हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन साइज हो गया 15। जैसे मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, इतने करोड़ हैं, तो वो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन का साइज हो गया। इसी प्रकार से अन्य पॉपुलेशन का साइज जो है वो उसका नंबर होता। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। किसी एक इकाई क्षेत्र में जीवों की कितनी संख्या है वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसको कैलकुलेट करने के लिए जितने सदस्यों की संख्या है, जितने जीवों की संख्या है डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल या जो एरिया होता है वो होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी दो प्रकार की होती है। एक होती है क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी यहाँ पर क्या किया जाता है, जो जीव जहाँ रहते हैं उस स्थान की उनकी आवश्यकता, उनके आवास आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो किसी भी क्षेत्र में या किसी एक इकाई क्षेत्र या आयतन में प्रत्येक इकाई में जितने जीव हैं वो होती है उनकी क्रूड डेंसिटी। तो यहाँ पर उनकी उपलब्ध संसाधन या उनके विशिष्ट आवास आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसको हम एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर जिसका जो एरिया है वो 50 स्क्वायर किलोमीटर है, तो और उसके अंदर 100 हिरण रहते हैं। तो क्रूड डेंसिटी क्या हो गई, 100 हिरण 50 स्क्वायर किलोमीटर में, तो 100 डियर है डिवाइडेड बाय 50 जो है उसका एरिया है, तो ये हो गए 2 डियर्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरीके से क्रूड डेंसिटी हो गई। अब इकोलॉजिकल डेंसिटी क्या होती है या पारिस्थितिक घनत्व क्या होता है? तो यहाँ पर क्या किया जाता है, पारिस्थितिक घनत्व में जो यूजेबल एरिया है उसको ध्यान में रखा जाता है। मतलब उस किस विशेष क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र को ध्यान में रख के उस क्षेत्र को काउंट किया जाता है। तो उस क्षेत्र या आयतन या इकाई में जीवों की संख्या जिसमें वो वास्तविक रूप से रहते हैं। जैसे एक जंगल है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी पशु है, ये मान लीजिए हिरण है, तो देखिए ये पूरा जंगल है, इसका क्षेत्रफल है 50 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो ये हिरण जो है, ये हम अगर डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 50 स्क्वायर किलोमीटर में 1 2 3 4 5 6 7 हिरण हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में हिरण तो सिर्फ इतने ही क्षेत्र में है, बाकी का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हिरण नहीं है। तो जो इकोलॉजिकल डेंसिटी होती है वो कौन सी इस एरिया को कैलकुलेट करती है जिसमें वो वास्तविकता में रहते हैं। तो अब हमारा जो इकोलॉजिकल डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, तो 50 स्क्वायर किलोमीटर से केवल 20 स्क्वायर किलोमीटर ही जो है वो हिरण के वास्तविकता आवास या हिरण के रहने योग्य स्थान है। तो अब जो इकोलॉजिकल डेंसिटी वो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 20, 50 की जगह क्या आ जाएगा 20, क्योंकि सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर में ही हिरण वास्तव में रहते हैं। तो अब हिरण की डेंसिटी हो जाएगी 5 डियर्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करने की अलग अलग विधियां हैं। 3 प्रमुख विधियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। एक है बाय फिजिकल काउंटिंग मेथड, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि फिजिकली काउंट कर लेते हैं कि कितने जीव किसी क्षेत्र में हैं। जैसे प्लांट्स हैं, उनकी
उनकी काउंटिंग, किसी जंगल में कितने पेड़ हैं उनको गिन लिया जाता है। तो ये सिंपल सी मेथड हो गई। लेकिन कई जंतु जो होते हैं उसके अंदर इस तरह से फिजिकल काउंटिंग संभव नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ जंतु इधर उधर चले जाते हैं, है ना। जो मूवेबल एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, या फिर जैसे जो उड़ने वाले पक्षी हैं या बहुत छोटे छोटे जीव जो होते हैं या छोटे छोटे खरपतवार वगैरह होती हैं, उनको इस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। तो उनकी काउंटिंग के लिए क्या किया जाता है, सैम्पलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। तो सैम्पलिंग मेथड में है एक है क्वाड्रेट सैम्पलिंग। क्वाड्रेट सैम्पलिंग क्या होता है कि इसके अंदर क्वाड्रेट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का एक क्वाड्रेट होता है, इसका फिक्स एरिया होता है, जैसे कितने स्क्वायर मीटर का है ये, उसको एक जगह स्थान पे रख देते हैं और इस क्वाड्रेट के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं उनको हम काउंट कर लेते हैं। तो इसमें कैसे काउंटिंग की जाती है, जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेट है, इसको हमने एक जगह स्थान पे रख दिया। अब इसके अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे उनको हमने काउंट कर लिया। अब कुछ कुछ जो है इसकी बॉर्डर पे भी आ सकते हैं। तो इसमें किस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो बॉर्डर पे आने वाले जंतु हैं सिर्फ दो बॉर्डर को काउंट किया जाता है, एक अपर बॉर्डर और एक राइट बॉर्डर। जो लेफ्ट बॉर्डर है और लोअर बॉर्डर है उसको काउंट नहीं किया जाता है। फिर इनको गिन लेते हैं कितने हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये गिन लिया और इसके बाद इसी क्वाड्रेट को दूसरी जगह रखते हैं। फिर दूसरी जगह रख के फिर उसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 7 प्लस मान लीजिए दूसरी जगह 8 आए, इस प्रकार से इनका औसत निकाल लिया जाता है। तो ये होती है क्वाड्रेट सैम्पलिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड जो हमारी है वो है मार्क कैप्चर मेथड। तो मार्क कैप्चर मेथड में क्या किया जाता है, जैसे जो बर्ड्स हैं उनकी काउंटिंग करनी है मान लीजिए हमको, तो हम एक बर्ड्स को कैप्चर करेंगे। बर्ड्स को पकड़ा हमने और गिन लिया कि हमने कितने कैप्चर किए हैं। जैसे ये बर्ड्स को हमने कैप्चर कर लिया, अब क्या करेंगे, इनको हम मार्क कर देंगे, इनको टैग लगा देंगे। टैग लगा के हमने इनको छोड़ दिया और गिन लिया कि कितने थे। तो मान लीजिए कि इसमें हमने फर्स्ट जो सैंपल, हमारा फर्स्ट सैंपल है, इसमें हमने 10 पकड़े और 10 को मार्क कर दिया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम ना, हमारा जो ये m है तो इस फॉर्मूले के अंदर हम रखेंगे, यहाँ पर देखिए m जो है टोटल नंबर ऑफ कैप्चर्ड मार्क फर्स्ट सैंपल, जो पहले नमूने में पकड़े गए और मार्क किए गए उनकी संख्या है ये। अब नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद हम फिर से पुनः कुछ जो बर्ड्स हैं उनको पकड़ेंगे। तो अब हम जब पकड़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ बर्ड्स जो थे वो पहले से जो हमारे मार्क किए हुए वो हैं, और कुछ नए बर्ड्स भी जिनको हमने मार्क पहले सैंपल में जो नहीं थे। तो अब इस तरीके से हम इनको काउंट कर लेंगे, ये कितने बर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हैं। तो ये जो हमारा टोटल कैप्चर्ड सेकंड सैंपल, दूसरे नमूने में हमने जितने कैप्चर किए ये हमारा C आ गया। और उसके बाद फिर इसमें जो पुनः पकड़े हैं, जो पहले से मार्क किए थे वो कितने हैं उनको हम देख लेंगे और वो हमारा R आ जाएगा। और इस तरीके से हम इस सभी जो वैल्यूज़ हमारी आई उनको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे और इस तरीके से हम ये जो मार्क रिकैप्चर मेथड से डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई विधियाँ पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे नापा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की वो है पॉपुलेशन डिस्पर्शन। अब देखिए किस प्रकार से जो जीव जंतु होते हैं वो किस तरह से फैले हुए होते हैं, है ना। जो प्रत्येक जीव होते हैं किसी भी जीव संख्या के, उनका फैलाव कैसे होता है, किस प्रकार से वो पर्यावरण से, अपने आसपास के वातावरण से किस प्रकार इंटरैक्ट करते हैं या आपस में उनके किस प्रकार से व्यवहार होता है वो सब, और किस प्रकार से वो अपने आसपास जो संसाधन हैं, जो भोजन है, पानी है, जो हवा है, सूरज की रोशनी है, उनको किस तरीके से वो उपयोग करते हैं आदि, ये सब जो है उनका डिस्पर्शन पैटर्न से पता चलता है। तो जो एनिमल्स होते हैं इनके 3 तरह के डिस्पर्शन पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है यूनिफॉर्म या समान वितरण। इस समान वितरण में क्या होता है, जितने भी जंतु होते हैं वो एक समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कीवी। कीवी रहते हैं वो अपने से एक समान दूरी पर एक दूसरे से रहते हैं। तो इस प्रकार का जो डिस्पर्शन होता है वो उन एनिमल्स में देखने को मिलता है जिनके बीच में आपसी जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज़्यादा होती है, कंपटीशन होती है, वो इस प्रकार का डिस्पर्शन शो करते हैं। दूसरा जो डिस्पर्शन पैटर्न होता है वो क्लम्ड या झुंड वितरण होता है। इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो झुंड बनाकर रहते हैं। तो ये जैसे आपने देखा होगा कि सियार होता है,
या सुना होगा कि सियार जो होता है वो झुंड में शिकार करते हैं। तो या तो वो शिकार करने के लिए या शिकारी से बचने के लिए या अपना जो सामाजिक उनका व्यवहार होता है उसके कारण से वो झुंड में रहते हैं। तो ये जो होता है क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर एनिमल्स जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं। तीसरा जो पैटर्न है वो है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या अनियमित वितरण। तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं ना तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं और ना ही क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं, वो अनियमित रूप से रहते हैं, मतलब कहीं दूर कहीं पास। तो इस प्रकार का उदाहरण डैंडेलियंस में देखने को मिलता है। डैंडेलियंस या सिंहपर्णी होता है जो फूंक देते हैं और वो उसके बीज उड़ जाते हैं। इस प्रकार के जो फ्लावर्स आपने देखे होंगे, तो जो हवा के कारण बीज बहुत दूर दूर उड़ जाते हैं, तो उस प्रकार का जो डिस्पर्शन होता है वो होता है रैंडम डिस्पर्शन। तो ये रैंडम डिस्पर्शन जो होता है वो बहुत कम तरह के जीवों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एज स्ट्रक्चर या आयु संरचना, आयु पिरामिड। तो आयु पिरामिड या एज स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, किसी भी जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के कितने लोग हैं, विभिन्न आयु मतलब कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं या कितने जो वृद्ध व्यक्ति हैं, है ना। ऐसे ही सभी पॉपुलेशन में उनका एज संरचना जो है पॉपुलेशन को एक संरचना प्रदान करता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जीव संख्या है उसकी प्रजनन स्थिति कैसी है या फिर वो किस दिशा की और वो पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है। इसको हम विस्तार से समझते हैं कि जैसे कोई भी जीव संख्या होती है उसके अंदर 3 प्रकार की जो एज ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? पूर्व प्रजनन या प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव या प्रजनन अवस्था, और पश्च प्रजनन। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जिसमें प्रजनन के पहले वाले बच्चे आते हैं अगर इंसानों की बात करें तो, या जो प्रजनन अवस्था होती है जिसके अंदर वो बच्चों को जन्म देते हैं वो अवस्था होती है, और एक वृद्धावस्था होती है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था में है, मतलब कि पूर्व प्रजनन अवस्था में है, तो इस प्रकार की पॉपुलेशन जो है वो क्या होती है? रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन होती है, मतलब ये बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन होती है। और इस प्रकार की संरचना को एक्सपेंसिव एज स्ट्रक्चर बोलते हैं, विस्तारशील पॉपुलेशन बोलते हैं। और उसकी जगह अगर किसी पॉपुलेशन में वृद्ध व्यक्ति ज़्यादा हैं, है ना, मतलब कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में ज़्यादा लोग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले आगे चल के क्या होगा? वृद्ध होंगे और उनसे कोई पॉपुलेशन बढ़ने वाली नहीं है। तो इस प्रकार की पॉपुलेशन क्या होगी? घटती हुई पॉपुलेशन होगी, है ना। तो इस प्रकार की पॉपुलेशन को बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव एज स्ट्रक्चर। और यदि सभी आयु वर्ग के समान इसके अंदर हैं व्यक्ति, तो वो कैसी होगी? स्टेबल, स्थिर पॉपुलेशन होगी, ना वो बढ़ रही होगी ना घट रही होगी। तो ये एज स्ट्रक्चर जो होगा वो स्टेबल होगा। तो इन्हीं आयु संरचनाओं को यदि हम ग्राफ के रूप में प्लॉट करें तो हमें किस प्रकार के ग्राफ मिलते हैं? उनको बोलते हैं पिरामिड्स। तो जो एज पिरामिड्स होते हैं वो किस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर हमने क्या किया? जो प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था, किसी भी जनसंख्या में हमने देखा कि प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था में कितने उसके सदस्य हैं। तो यहाँ हमने देख लिया ये जो है प्री रिप्रोडक्टिव को हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव अवस्था में कितने सदस्य हैं, यहाँ पर हमने रिप्रोडक्टिव अवस्था प्लॉट कर दी और यहाँ पर हमने पोस्ट रिप्रोडक्टिव कर दिया। तो इस प्रकार से हमको ऐसा पिरामिड मिला। तो ये क्या दर्शा रहा है? यहाँ पर ये पिरामिड जो है ऊपर से पॉइंटेड है और उसका बेस जो है चौड़ा है, ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो ये दर्शाता है विस्तारशील पॉपुलेशन या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को। इसकी जगह अगर हम देखेंगे कि तीनों ही अवस्था, अगर तीनों ही अवस्था के बराबर सदस्य मिलते हैं तो वो दर्शाती है कि स्टेबल पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सब बराबर हैं। और इसमें जो पिरामिड मिलता है वो हमको कैसा मिलता है? बेल शेप्ड का पिरामिड मिलता है। वहीं अगर हमने देखा कि किसी पॉपुलेशन के अंदर जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है वो ज़्यादा हैं और प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो कम हो रहे हैं, मतलब उस जनसंख्या में बर्थ रेट अगर कम हो रहा है, तो इस प्रकार की जो पॉपुलेशन होती है उसका पिरामिड जो है वो हमको उल्टे घड़े के आकार का मिलता है या अर्न शेप्ड पिरामिड मिलता है। तो ये क्या दर्शाता है कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, तो उसमें इस प्रकार का पिरामिड मिलता है जहाँ पर जो
प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था में जो सदस्य हैं वो ज़्यादा हैं। इसी का एक उदाहरण है फल की मक्खियाँ। जो फल की मक्खियाँ होती हैं इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है और ये बहुत सारे जो इनके सदस्य होते हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार का पिरामिड शो करते हैं। दूसरा जो होता है स्टेबल पॉपुलेशन का उदाहरण है कि जैसे अगर मैनेज्ड रिजर्व के अंदर हम देखें डियर, वहाँ पर इनका बर्थ रेट और डेथ रेट समान होता है और सभी अवस्थाओं के जो उनके सदस्य होते हैं वो बराबर संख्या में होते हैं। तो वो स्टेबल बेल शेप्ड का पिरामिड मिलता है। और विकसित कंट्रियाँ होती, विकसित देश जो होते हैं जैसे यूएसए, इटली है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर बर्थ रेट जो है कम होता जा रहा है, लेकिन यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर वृद्ध लोग ज़्यादा हैं। तो वृद्ध ज़्यादा होने से उनकी पॉपुलेशन जो है कैसी हो रही है, ऊपर से चौड़ी हो रही है और नीचे से जो है सक्रिय हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्टिव हो रही है। तो ये अर्न शेप्ड का पिरामिड मिलेगा, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो करता है। तो इस प्रकार से हम जो आयु संरचना होती है उससे हम बता सकते हैं कि किस प्रकार का पिरामिड है या किस प्रकार की उनकी आयु संरचना है। तो वो जनसंख्या या वो कोई से भी जीव की संख्या है वो किस और आगे विकसित हो रही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो पॉपुलेशन की है वो नेटेलिटी या जन्म दर। तो जन्म दर क्या होता है? जन्म दर मतलब कि किसी इकाई समय में, किसी विशेष क्षेत्र में और इकाई समय में कितने नए बच्चों का जन्म हुआ, कितने नए जन्म लिए जीव होते हैं, वो होता है जन्म दर। तो ये जन्म दर जो रहता है ये किसी भी जनसंख्या के आकार को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक होता है ना। जितना जन्म दर अधिक होगा उतना ही पॉपुलेशन का साइज जो है वो बढ़ेगा। ये जन्म दर जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, एक होती है मैक्सिमम नेटेलिटी और एक होती है वास्तविक जन्म दर या पारिस्थितिकी जन्म दर। तो मैक्सिमम नेटेलिटी क्या होता है? जब उत्तम पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ होती है ना, सभी परिस्थितियाँ उत्तम है, मतलब भोजन, पानी, उनके आवास की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं और कोई भी डर नहीं, किसी भी कारण से उनको मरने का कोई डर नहीं है। तो उस प्रकार की जो नेटेलिटी होती है वो होती है हाईएस्ट पॉसिबल बर्थ रेट, जो कि सभी उत्तम परिस्थितियों के अंतर्गत होती है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, परिस्थिति में कई प्रकार की कई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण से जो मृत्यु हो जाती है ना, नए जन्म वालों की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे कि पेड़ हैं तो बहुत सारे सीड्स होते हैं लेकिन सारे के सारे सीड तो नहीं उगते हैं, है ना। बहुत सारे जीव होते हैं जिनके बहुत सारे अंडे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही जो होते हैं वो नए जन्म में बदलते हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक कारणों की वजह से जो जन्म दर होती है वो वास्तविक जन्म दर कहलाती है। ये जन्म दर जो है मैक्सिमम जन्म दर से थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है मृत्यु दर या मॉर्टेलिटी। जैसे जन्म दर है कि इकाई समय में किसी क्षेत्र में कितने जन्म हुए, उसी प्रकार इकाई क्षेत्र में या इकाई समय में कितने लोगों की मृत्यु हुई वो कहलाती है मृत्यु दर। तो जो मृत्यु दर होती है ये भी जन्म दर की तरह ही दो प्रकार की होती है। एक होती है मिनिमम मॉर्टेलिटी, जैसे वो मैक्सिमम नेटेलिटी था, ये क्या है मिनिमम मॉर्टेलिटी। तो मिनिमम मॉर्टेलिटी क्या होता है? जब पर्यावरण की सभी अनुकूल परिस्थितियां हैं तो कोई भी जीव जो है वो मरेगा नहीं। कब मरेगा? जब उसकी उम्र पूरी होगी तभी मरेगा। मतलब सारे के सारे जीवित जितने जन्म लिए उतने सभी जीवित रहेंगे। तो ये कहलाती है मिनिमम मॉर्टेलिटी। दूसरी होती है इकोलॉजिकल मॉर्टेलिटी। लेकिन प्राकृतिक में क्या होता है? प्राकृतिक व्यवस्था में कई कारण होते हैं जिसके कारण से मृत्यु हो जाती है ना। जैसे किसी ने किसी का शिकार कर लिया या फिर कोई आपदा आ गई उसके कारण से मृत्यु हो गई, तो वो मृत्यु भी इसमें काउंट की जाती है। तो इसलिए जो वास्तविक मृत्यु दर होता है वो मिनिमम मॉर्टेलिटी से या थियोरेटिकल मॉर्टेलिटी से ज़्यादा होता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उससे संबंधित हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, घटती जनसंख्या में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना देखी जा सकती है? सीधी, उल्टे कलश के आकार की, उल्टा या घंटाकार? तो सही उत्तर है कलश के आकार की। देखिए हमने कई प्रकार के पिरामिड देखे थे, उसमें हमने देखा था कि जो घटती हुई जनसंख्या होती, घटती जनसंख्या में क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था होती है वो कम होती है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होती है। तो जो हमको ये पिरामिड मिलता है वो कैसा मिलता है? कलश के आकार का मिलता है, इस प्रकार का।
इस प्रकार का पिरामिड हमको मिलता है, जिसका बेस जो होता है वो सकड़ा होता है और ऊपर का हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है, तो अर्न शेप्ड का पिरामिड। जबकि बेल शेप्ड या घंटाकार पिरामिड कब मिलता है हमको, जब सभी अवस्थाएं जो होती बराबर होती है, सभी अवस्थाओं में संख्या जो होती है, प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव अवस्था की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, तो उस स्थिति में हमको बेल शेप्ड का पिरामिड मिलता है। तो और जबकि उल्टा और सीधा इस प्रकार का कोई भी पिरामिड हमने इसमें नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अधिकांश जीव एक साथ सामूहिक कृत में होते हैं, झुंड वितरण में, अनियमित वितरण में, समान वितरण में या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है झुंड वितरण में। हमने 3 प्रकार के डिस्पर्शन पैटर्न देखे थे, उसमें हमने देखा था कि जो समूह में रहते हैं ऐसे जीव जो होते हैं वो किस प्रकार का डिस्पर्शन शो करते हैं, झुंड वितरण या क्लम्प्ड डिस्पर्शन। जबकि यूनिफॉर्म डिस्पर्शन कब देखने को मिलता है, जब वो समान दूरी पे रहते हैं, और जो रैंडम डिस्पर्शन होता है उसमें ना वो समान दूरी पे होते हैं ना ही झुंड में रहते हैं। तो इसलिए सही उत्तर जो है वो है क्लम्प्ड डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयु संरचना आरेख या पिरामिड जिसका आधार भाग चौड़ा होता है वो डैश को इंगित करता है, घटती जनसंख्या को, स्थिर जनसंख्या को, तेजी से बढ़ती जनसंख्या को, या इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है तेजी से बढ़ती जनसंख्या को। जी देखिए, जो हमने देखा था जो पिरामिड्स होते हैं उसके अंदर अगर नीचे का भाग चौड़ा होता है, ब्रॉड बेस होता है, तो उसका मतलब होता है प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था ज़्यादा है, और प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था में ज़्यादा संख्या होगी तो क्या होगा, यही प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था वाले आगे चल के बड़े रिप्रोडक्टिव अवस्था में जाएंगे और इनकी संततियाँ होंगी, तो इससे पॉपुलेशन का साइज जो है बढ़ेगा। तो वो किस प्रकार की पॉपुलेशन होगी, रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन होगी। जबकि स्थिर जनसंख्या में किस प्रकार का बेस होता है, समान होता है, जितना बेस और बीच का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा समान होते हैं। और जो घटती जनसंख्या होती है जिसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था जो होती है वो कम होती है, तो घटती जनसंख्या जो होती है वो किस प्रकार का पिरामिड शो करती है, अर्न शेप का पिरामिड शो करती है। तो जो सही है उत्तर वो ग्रोइंग रैपिडली आएगा। तो अभी तक हमने नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी और विभिन्न आयु संरचनाओं के बारे में पढ़ा। अब ये जो सारी चीज़ें हमने जो विशेषताएं पढ़ी वो किस प्रकार से हम उनका विश्लेषण करते हैं, तो इसके लिए सर्वाइवरशिप कर्व का उपयोग किया जाता है। सर्वाइवरशिप कर्व क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्वाइवरशिप मतलब कि जीवित रहने वालों की संख्या, सर्वाइवर मतलब कितने लोग जीवित हैं। तो जब जीवित रहने वालों की संख्या का अनुपात कि कितने एज वाले कितने जीवित हैं, मतलब विभिन्न एज ग्रुप जो होते हैं उनके कितने सदस्य जीवित हैं, उसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हमें सर्वाइवरशिप कर्व प्राप्त होते हैं। ये सर्वाइवरशिप कर्व जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कर्व। अब ये तीनों कर्व क्या होते हैं और कैसे प्राप्त होते हैं, इनको हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। तो यहाँ पर हम ग्राफ में देख सकते हैं ये तीनों कर्व दिख रहे हैं। तो ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है, एज इन रिलेशन टू यूनिट्स, मतलब आयु, जो इनकी आयु है, जो भी जीव हैं उनकी आयु सीमा, और यहाँ पर नंबर ऑफ सर्वाइवर मतलब कितने जीवित हैं, मतलब कितनी आयु में कितने लोग जीवित हैं उसके बीच का ग्राफ प्लॉट किया है। तो अभी इसको हम 2 पार्ट में देख लेते हैं। ये वाला जो इतना हिस्सा है ये क्या है, अर्ली अवस्था है। तो ये आयु की शुरुआत की अवस्था है, और ये जो है लेटर स्टेजेस हैं लाइफ की। तो यहाँ पर देखिए टाइप 1 ग्राफ जो दिख रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो अर्ली अवस्था है, यहाँ पर जो संख्या है सदस्यों की वो बहुत ज़्यादा है ना, ऊपर की तरफ ही चल रहा है ग्राफ। और ये लेटर स्टेज में देखिए धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे आ रहा है और आगे की अवस्था में चल के तेजी से ये नीचे आ गया। तो मतलब कि जो आयु की आगे की वृद्ध अवस्था है वहाँ पर ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है ना, कम सर्वाइव हो रहे हैं, और जो अर्ली स्टेजेस हैं वहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव हो रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ग्राफ होता है ये टाइप 1 सर्वाइवलशिप कर्व होता है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम देख लेते हैं। कि ये ग्राफ कब देखने को मिलता है, जिसमें प्रारंभिक जीवन काल में कम मृत्यु दर होता है। नेक्स्ट है, ऐसा कब होता है
जो बच्चे होते प्रारंभिक अवस्था मतलब कि बाल्यकाल की अवस्था होती है या शुरुआत की अवस्था होती है जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, तो उसमें हाई पेरेंटल केयर या उच्च पैतृक रक्षण जिसमें पाया जाता है वो इस प्रकार का कर्व शो करते हैं। क्योंकि कि अगर हाई पेरेंटल केयर होगी तभी उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे से जीवित हो सकेंगे और आगे तक की उम्र में पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इन कम संतान, मतलब इस प्रकार का कर्व जो स्पीशीज शो करती हैं उनकी संततियां कम होती, 1 या 2 संतति होती है ना, ज़्यादा संतति को जन्म ये नहीं देते हैं। नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये आइटरोपैरिटी शो करते हैं, मतलब एक बार में तो इनकी कम संतति होती है लेकिन इनमें बार बार प्रजनन होता है, मतलब इनका प्रजनन चक्र चलता है, तो एक निश्चित समय के पश्चात इनमें फिर से प्रजनन चक्र होता है और फिर से बच्चों को जन्म देते हैं, तो आइटरोपैरिटी शो करते हैं। और इस प्रकार के कर्व का उदाहरण है ह्यूमन, मनुष्य। मनुष्य में इस प्रकार का कर्व देखने को मिलता है, और बड़े स्तनधारी जीव जैसे हाथी है, शेर है, गाय है आदि जो होते हैं ये भी इस प्रकार का कर्व शो करते हैं। तो ये कर्व जो होता है हाईली कॉन्वेक्स होता है, उत्तल प्रकार का होता है। नेक्स्ट कर्व जो है टाइप 2 सर्वाइवलशिप कर्व। अब टाइप 2 सर्वाइवल कर्व में देखिए ये जो है कैसा दिख रहा है, डायगोनल लाइन दिख रही है हमको, है ना, विकर्ण वक्र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अर्ली स्टेज है, अर्ली स्टेज में वक्र नीचे की तरफ जा रहा है, लेटर स्टेज में भी नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सभी उम्र वाले लोगों की समान रूप से मृत्यु हो रही है। अर्ली स्टेज में भी मर रहे हैं कुछ, कुछ बीच की अवस्था में भी मर रहे हैं, कुछ लेटर स्टेज में भी इनकी मृत्यु हो रही है। तो इस प्रकार का वक्र जो होता है टाइप 2 वक्र, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ऐसा क्यों होता है कि इसके अंदर सबसे पहली बात है इक्वल मॉर्टेलिटी होती है सभी आयु ग्रुप में, सभी एज ग्रुप में। और इनके अंदर पैतृक रक्षण होता है वो मध्यम प्रकार का होता है, पैतृक रक्षण न के बराबर ही होता है। तो इस प्रकार जो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो सभी आयु वर्ग में समान होती है, समान रूप से ये जीते हैं, वहाँ पर किसी भी एज में मृत्यु हो सकती है। इसके उदाहरण है बर्ड्स, हाइड्रा, माइस, रैबिट। तो वैसा इस प्रकार का वक्र किन में देखने को मिलता है, जिनके प्रीडेटर्स ज़्यादा होते हैं, जिनका शिकार, तो शिकार करने की कोई उम्र, जैसे रैबिट है तो रैबिट का किसी भी उम्र में शिकार हो जाता है, वो बच्चा पैदा होता है तब भी उसका शिकार हो जाता है, तब भी उसकी मृत्यु हो सकती है, या बीच अवस्था में किसी भी उम्र में उसकी शिकार हो जाएगा। तो अधिकतर जिनका शिकार हो जाता है ऐसे जंतु जो रहते हैं वो डायगोनल कर्व शो करते हैं टाइप 2 प्रकार का, और या तो फिर इनके बीमारी के कारण कई बीच में मृत्यु होती है, तो इस प्रकार का कर्व ये शो करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कर्व 3 या टाइप 3 कर्व। तो टाइप 3 कर्व देखिए अर्ली स्टेज में ये कर्व जो है नीचे की ओर आ रहा है तेजी से, और यहाँ पर आके फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अर्ली स्टेज में ही बहुत ज़्यादा डेथ रेट है, मतलब इनके जो बच्चे पैदा हुए उसी समय बहुत सारी मृत्यु हो गई इनकी, और बहुत ज़्यादा मृत्यु होने के बाद जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे के काल में ज़्यादा है, मतलब वृद्ध जो बचेंगे उनका फिर जीवन लंबे समय तक चलेगा। तो इस प्रकार ये टाइप 3 कर्व होता है। तो इस टाइप 3 कर्व की क्या विशेषताएं होती हैं कि इनके अंदर जो मृत्यु दर होता है वो शुरुआत की अवस्था में या जो शुरुआत के चरण होते हैं लाइफ के उसमें ज़्यादा होता है। तो ऐसा किस में होता है, जैसे बहुत सारे अंडे, जैसे इंसेक्ट्स में देखा होगा बहुत सारे हजारों अंडे देते हैं एक साथ, लेकिन हजारों अंडों में से कुछ ही 2, 4, 8, 10 इतने ही जीवित रहते हैं, बाकी के सारे मर जाते हैं। तो इनके अंदर ऐसा क्यों होता है, पेरेंटल केयर बहुत कम होती है इनके अंदर, बहुत लो पेरेंटल केयर या न पेरेंटल केयर होती ही नहीं है। तो ऐसा देखिए जैसे बर्ड्स जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अंडे दिए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी का एक उदाहरण है सिल्क मॉथ। जैसे सिल्क मॉथ होता है वो बहुत सारे अंडे देता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पेरेंटल केयर करने वाला कोई नहीं रहता है। अब उनके अंडे का कुछ भी हो सकता है, वातावरण में, हवा में, कैसे भी जाके वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए इनकी जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा होता है। दूसरा कि ये बहुत अधिक संतति उत्पन्न करते हैं, है ना, जैसे हमने इंसेक्ट्स में देखा हजारों की तादाद में ये अंडे देते हैं या बहुत सारे बच्चे इनके एक साथ में होते हैं, जबकि हमने टाइप 1 कर्व में क्या देखा था, उनकी कम संतति होती है। और ये क्या शो करते हैं, सेमल पैरिटी शो करते हैं। अब सेमल जैसे टाइप 1 कर्व वाले क्या शो कर रहे थे, आइटरो पैरिटी शो कर रहे थे, उसी प्रकार टाइप 3 कर्व वाले जो
जो स्पीशीज़ होती हैं ये सैमल पैरिटी शो करती हैं, मतलब इनके जीवन काल में सिर्फ एक ही बार प्रजनन होता है और एक बार प्रजनन करने के पश्चात उनकी प्रजनन क्षमता या तो ख़त्म हो जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार का कर्व जो होता है, इस प्रकार का कर्व किस में देखने को मिलता है? ऑयस्टर में मिलता है, जो मोती का सीप होता है। फिशेस, प्लांट्स जैसे कि बाम्बू, ओक ट्री, मेंढक आदि में जो है इस प्रकार का कर्व, टाइप 3 कर्व देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो सर्वाइवरशिप कर्व है, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जीव है उनका किस प्रकार से उनका जीवन है, मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है वो किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगी और कितनी उनकी वृद्धि हो सकेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि कितने जीवों की संख्या या आकार में वृद्धि हुई। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो किसी भी जनसंख्या में उनके बढ़ने या घटने के मापने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। मेजरमेंट होता है कि पॉपुलेशन की आकार में कमी आ रही है या पॉपुलेशन आकार बढ़ रहा है, उसको मापने की विधि जो होती है वो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको 4 चीज़ें प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी? एक दो तो हम देख चुके हैं, नेटेलिटी और मोर्टेलिटी। तो नेटेलिटी जो होती है या जन्म दर होता है, उसके कारण क्या होता है? पॉपुलेशन की ग्रोथ में वृद्धि होती, बढ़ती है। और जो मोर्टेलिटी होती है, मृत्यु दर होता है, उसमें उसके कारण से क्या होता है? पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो कम होती है। इसके अलावा भी 2 फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, वो है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन, इन मतलब कि अंदर की ओर आना, मतलब किसी पॉपुलेशन में बाहर से जो सदस्य अंदर आए हैं। एक तो जन्म के द्वारा पॉपुलेशन के अंदर सदस्य आते हैं और एक होते हैं बाहर से, जैसे हमारे भारत में किसी दूसरे देश के लोग आके बस गए, तो ये क्या हो गया? इमिग्रेशन हो गया। इसके कारण क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी। उसी प्रकार एमिग्रेशन, एमिग्रेशन ए मतलब एग्जिट है ना, या उत्प्रवासन। इसमें क्या होता है? पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन छोड़ के कहीं बाहर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है कम होती है। तो ये 4 फैक्टर्स के कारण पॉपुलेशन की ग्रोथ कम या ज़्यादा होती है। तो अब इन पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है, उसके लिए 2 मैथमेटिकल मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये मॉडल कौन कौन से हैं? एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो हम दोनों को एक बार विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। यहाँ पर इस ग्राफ में हम देख सकते हैं जब टाइम और पॉपुलेशन के साइज़ के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो इस प्रकार का ग्राफ हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, कैसा चेंज आ रहा है? पॉजिटिव चेंज, कि तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है ना, एक्सेलरेटिंग रेट पे पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। तो इस प्रकार का ग्राफ हमको कब मिलता है? जब सभी रिसोर्सेज एबेंडेंट होते हैं, मतलब संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, मतलब उनके खान पान, खाने पीने का, भोजन, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश या जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो किसी भी तंत्र में जब भरपूर मात्रा में होती हैं, तब हमको इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार का जो कर्व होता है इसके अंदर जन्म दर जो होती है बहुत उच्च होती है और मृत्यु दर जो होता है निम्न होता है, कम मृत्यु होती है और जन्म बहुत ज़्यादा होता है। और पॉपुलेशन एक्सेलरेटिंग रेट पे तीव्र गति से बढ़ती है का मतलब क्या होता है? कि जो अभी पॉपुलेशन है उसके समानुपात में बढ़ती है। मतलब जैसे अभी 2 है तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और सीधी डबल हो जाती पॉपुलेशन। तो इस प्रकार का कर्व हमको मिलता है, वो होता है जे शेप का कर्व। यहाँ देख रहे हैं जे के आकार का कर्व दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अगर ग्रोथ होती है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को नापने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? NT = N0 ERT। तो ये फॉर्मूला, इसमें T क्या है? समय, NT मतलब पॉपुलेशन एट द टाइम, समय T के साथ जन्म संख्या, मतलब जिस समय में हमको जनसंख्या निकालनी है, ग्रोथ रेट निकालना है, उस समय का, और इनिशियल पॉपुलेशन मतलब T0 कि जब इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी और जैसे 1 साल के बाद है तो वो कितनी होगी या 2 साल के बाद कितनी होगी। और R है ग्रोथ रेट, वृद्धि दर। ग्रोथ रेट क्या होता है? ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है? ग्रोथ रेट मतलब कि कितना बर्थ और कितना डेथ, मोर्टेलिटी और नेटेलिटी। तो कितना बर्थ हुआ माइनस डेथ कितनी हो गई,
बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, इसको डिवाइडेड बाय n0 जो इनिशियल पॉपुलेशन थी, तो ये हमारा निकल जाता है r। तो इस प्रकार से r कैलकुलेट कर लिया जाता है और e जो है एक कांस्टेंट है जो कि जिसके संख्या है 2.7। तो इस फॉर्मूले से हम जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन पर्यावरणीय परिस्थितियों में क्या होता है, वास्तव में जो पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र में जितनी भी स्पीशीज़ रहती हैं उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर होता है, कौन सा पर्यावरणीय दबाव होता है, बहुत सारे कारणों से उनकी मृत्यु भी होती रहती है ना, लगातार ग्रोथ नहीं होती, कई कारणों से ग्रोथ रुक जाती है। तो वो क्या होता है, जो पर्यावरणीय परिस्थितियों में जो ग्रोथ होती है वो कहलाती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या करती है, संसाधनों की सीमितता पे ध्यान देती है। मतलब जब संसाधन सीमित होते हैं कई प्रकार के, जैसे किसी कारण से खाने की कमी आ गई या पानी की कमी आ गई या किसी भी कारण से रोग हो गया या फिर किसी ने किसी का शिकार कर लिया, उसके कारण से पॉपुलेशन की ग्रोथ रुक गई, तो वो जो सारी कंडीशंस होती हैं उन कंडीशन के साथ जो ग्रोथ होती है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। तो ये ज़्यादा सही प्रकार की ग्रोथ वास्तव में जो पर्यावरण में या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रोथ होती है वो लॉजिस्टिक प्रकार की होती है। और इसमें एस शेप का ग्राफ देखने को मिलता है। एस शेप का कैसे मिल रहा है, देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो है ग्रोथ स्लो हो रही है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी तेज़ी से संख्या जो है वो डबल होती जाती है, लेकिन एक समय के बाद आकर ये संख्या जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है, ये इसलिए रुक जाती है क्योंकि जो रिसोर्सेस है उनकी लिमिट हो जाती है ना। एक जो कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसकी अपनी एक सीमा होती है कि कितनी पॉपुलेशन वहाँ किसी की बढ़ सकती है। उस सीमा के बाद उस सीमा को बोलेंगे उसकी कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी पॉपुलेशन को कितना वो बढ़ सकती है, पर्यावरण में कितनी उसके सहन करने की शक्ति है, वो होती कैरी। इसको हम विस्तार से अभी आगे देखेंगे, पर कैरिंग कैपेसिटी तक इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है और उसके बाद रुक जाती है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी कौन डिसाइड करता है, जो पर्यावरणीय कारक होते हैं वो डिसाइड करते हैं। और इस कैरिंग कैपेसिटी के आने के पश्चात जो पॉपुलेशन है यहाँ रुक गई, अब क्या होगा, पॉपुलेशन जो है अगर इस कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर होती है तो वो वापस से घटने लगती है और नीचे होती है तो वापस से बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से ये कैरिंग कैपेसिटी के आसपास ही पॉपुलेशन की ग्रोथ होती रहती है। तो इस प्रकार की जो ग्रोथ मॉडल है इससे हमको क्या पता चलता है, ये हम किस रूप में मदद करता है कि जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है कितनी है, किसी भी इकोसिस्टम में कोई पॉपुलेशन कितनी स्टेबल रह सकती है, मतलब कितनी तक उसकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है या कितनी पॉपुलेशन उसकी कम होगी। जैसे कि हम इसको एक उसके द्वारा समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कोई एक मैदान है और इस मैदान में कुछ मैदान या समझ लीजिए कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पर घास है, ठीक है, और यहाँ पर हिरण भी है, ठीक है, यहाँ पर अभी 10 हिरण है, ठीक है, और घास कितनी है, घास इतनी है कि इसको 100 हिरण आराम से खा सकते हैं, है ना, 100 हिरण। तो मतलब कि 100 हिरण तक की जनसंख्या जब रहेगी तब तक तो ये इकोसिस्टम इसको मदद करेगा, आराम से इसकी तेजी से ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन 100 के ज़्यादा, 100 हिरण जब हो गए पूरे, तो अब क्या होगा, 100 से ज़्यादा बढ़ेगा तो अब ये घास की कमी होने लग जाएगी, और घास की कमी होगी तो क्या होगा, आपस में स्पर्धा होगी, है ना, आपस में या तो हिरण लड़ेंगे या फिर उनके अंदर खाने की कमी के कारण से भूख से मर जाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो स्टेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो लॉजिस्टिक मॉडल होता है ये प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण की योजना के लिए उपयोगी होता है। कैसे कि हम अगर देख लेंगे कि किसी की पॉपुलेशन या तो पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है या जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर संसाधनों का उपयोग भी उसकी साथ साथ में हो रहा है या वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं ताकि आगे भविष्य तक उन संसाधनों का सतत रूप से उपयोग किया जा सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए हमको ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इसकी की प्लानिंग में, कंजर्वेशन प्लानिंग में और रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो होता है, इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन होती है वो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पर ये सब क्या है,
जो n है वो क्या है, पॉपुलेशन का साइज है, जीव संख्या का आकार हमने शुरू से ही देखा है। ग्रोथ रेट r है, जो कि अभी हमने देखा था बर्थ रेट माइनस डेथ रेट कर देंगे, और अगर बाहर से पॉपुलेशन तो इमिग्रेशन अपॉन एमिग्रेशन माइनस डिवाइडेड बाय n0 या इनिशियल पॉपुलेशन। तो इस प्रकार से ये r निकल जाएगा, और k जो है कैरिंग कैपेसिटी है, संवहन क्षमता, और डेल्टा n अपॉन डेल्टा t जो है रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है। तो इस प्रकार से हम कितना पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है समय के साथ साथ वो हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, जैसे कि अभी हमने लॉजिस्टिक मॉडल में देखा था कि कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है फिर रुक जाती है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, धारण करने की क्षमता। जैसे कि एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट है या फ्लास्क है, ये 1 लीटर का है, तो इसकी क्षमता कितनी है, 1 लीटर है ना, 1 लीटर तक इसके अंदर भर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते। तो उसी प्रकार जो कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी, कैपेसिटी मतलब उसकी धारण करने की क्षमता। किसकी धारण करने की क्षमता, इन्वायरमेंट की या पर्यावरण की या जिस भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव रहते हैं उस तंत्र की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो ये कैरिंग कैपेसिटी जो होती है कई फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होता है एक इन्वायरमेंट में हो सकती है, उसको कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और ये जो कैरिंग कैपेसिटी है समय के साथ साथ परिवर्तित होती है। समय के साथ साथ कैसे परिवर्तित होती है, देखिए जब अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे, यहाँ दिख रही कैरिंग कैपेसिटी ये इतनी है। अभी जैसे हमने एक उदाहरण में देखा था कि हिरण की पॉपुलेशन के लिए कितनी घास है, उतने हिरण वहाँ पर उतनी पॉपुलेशन उसकी बढ़ सकती है, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा पड़ गया और उसके कारण से क्या हुआ, सूखे के कारण से घास खत्म हो गई, तो घास खत्म हो गई तो अब जो 100 हिरण रह सकते थे जहाँ पर पहले, अब 100 हिरण के लिए भी घास नहीं बची, सिर्फ 50 हिरण के लिए बची। तो मतलब कि क्या हो गया, उसकी कैरिंग कैपेसिटी, इसीलिए इसको डैश डैश लाइन से दिखाया गया, मतलब ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी कम हो गई, है ना। और अगर मान लीजिए अनुकूल परिस्थितियाँ आ गई, परिस्थितियाँ सभी अनुकूल आ गई, अच्छी बारिश हो गई, घास बहुत ज़्यादा हो गई, जितनी पहले थी उससे भी ज़्यादा हो गई, तो अब क्या होगा, हिरण की पॉपुलेशन 100 से ज़्यादा भी बढ़ सकती है। या फिर हो सकता है नेशनल पार्क खोल दिए, है ना, जहाँ पे संरक्षण करने के लिए जो जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, तो उसके कारण से क्या होगा, तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है और भी। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इसके कारण क्या होते हैं, कैरिंग कैपेसिटी कम, पर्यावरणीय कारण होते हैं, और मानव हस्तक्षेप भी एक सबसे बड़ा कारण होता है ना। जैसे मनुष्य है, मनुष्य ने जहाँ कोई जंगल है जैसे, तो वहाँ पर रोड बना लिया, है ना, वहाँ पर हो सकता है कि कई जंगली जानवरों का आवास था तो आवास उनका ख़त्म हो गया, है ना, या जंगल में फील्ड बना लिया, वहाँ पर जानवरों को रहने की जो जगह थी वो कम, तो क्या होगा, उस कारण से उनकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार जो कैरिंग कैपेसिटी को अगर बढ़ाना है, कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, जैसे जो लुप्त प्राय स्पीशीज़ हैं, जैसे हमने देखा था गेंडा है ना, गेंडे की स्पीशीज़ कम हो रही है। तो कम क्यों हो रही है, क्योंकि कि उसके संसाधन उपलब्ध नहीं है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो अब उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या किया गया है, नेशनल पार्क बनाए गए। नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है जैसे आसाम में, तो वहाँ पर क्या किया गया, जो भी रिसोर्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, राइनोसिरोस को रहने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो वहाँ उपलब्ध कराई गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो कैरिंग कैपेसिटी जब बढ़ेगी तो पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होएगा। तो इस प्रकार से जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इस कैरिंग कैपेसिटी का एनालिसिस करके हम रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और इसी को मेंटेन करके, मतलब पॉपुलेशन इकोलॉजी का अध्ययन करके या इनका एनालिसिस करके हम इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब पारिस्थितिकी संतुलन और सतत विकास के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है ये इकोसिस्टम के बैलेंस बनाने में और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। तो अभी तक जो कुछ हमने देखा
उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरजीविता वक्र उन जीवों के लिए उपयुक्त है जो अपने जीवन काल के दौरान कई बार प्रजनन करते हैं? जिनमें कई बार प्रजनन हो सकता है उनके लिए कौन सा कर्व उपयुक्त होता है? तो सही आंसर है टाइप 1 कर्व, है ना। टाइप 1 कर्व में देखा था कि ये कम संतति होती है लेकिन इनके अंदर कई बार प्रजनन हो सकता है, मतलब ये क्या आइटरोपैरिटी शो करते हैं, ठीक है। जबकि टाइप 3 वाले जो थे वो क्या शो करते थे? सैमल पैरिटी, मतलब उनके अंदर एक ही बार प्रजनन होता है। तो सही उत्तर है टाइप 1 कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक पैतृक रक्षण से जुड़ा है? किसमें पैतृक रक्षण अधिक होता है? फ्यू ऑफ स्प्रिंग्स, कम संतति, अधिक संतति, सैमल पैरिटी या फेकेंडिटी? तो सही उत्तर है फ्यू ऑफ स्प्रिंग। हमने देखा था टाइप 1 कर्व में जिनके कम संतति होती है उनके अंदर पेरेंटल केयर ज़्यादा होती है। तो जो अधिक पैतृक रक्षण किससे जुड़ा है? फ्यू ऑफ स्प्रिंग से। जबकि जिनके अंदर बहुत सारी ऑफ स्प्रिंग होती है, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, हमने देखा था, उनके अंदर पेरेंटल केयर नहीं होती है, वो हजारों अंडे, हजारों बच्चे साथ में देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से। और सैमल पैरिटी जो होता है, सैमल पैरिटी का मतलब तो होता है बार बार प्रजनन कर, एक ही बार प्रजनन करना। और फेकेंडिटी जो है वो हमारे इस टॉपिक से संबंधित नहीं था, हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के समय या चीरघातांकी वृद्धि के दौरान कौन सा सही विकल्प है? तो लॉग चरण के बाद विकास धीमा हो जाता है, वृद्धि की दर में उतार चढ़ाव होता है, जनसंख्या के सदस्यों की संख्या तेजी से बढ़ती है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है जनसंख्या के सदस्यों की संख्या में तेजी से बढ़ती है, ठीक है। संख्या जो है तेजी से बढ़ती है। हमने देखा था जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है, जे शेप के आकार का होता है, उसमें तेजी से ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाती है। और जबकि जो लॉग चरण के बाद विकास धीमा हो जाता है वो किस में होता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में होता है, जहाँ पर एक कैरिंग कैपेसिटी आती है, उस वहाँ जाके विकास जो है धीमा हो जाता है या रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रजाति के अधिकांश व्यक्ति वृद्धावस्था या प्रजनन के पश्च में मर जाते हैं, तो उस प्रजाति की जनसंख्या किस प्रकार का उत्तरजीविता वक्र प्रदर्शित करती है? इसका सही उत्तर है फर्स्ट। हमने देखा था सर्वाइवलशिप कर्व जो होता है, फर्स्ट वाला जो टाइप 1 कर्व होता है जो कि कॉन्वेक्स होता है, उत्तल प्रकार का होता है, तो उसमें इस प्रकार का वक्र दिखते हैं। और यहाँ पर जो ओल्ड एज होती है, वृद्धावस्था होती है, वहाँ पर जो है मृत्यु दर जो होता है अधिक होता है, मतलब प्रजनन के पश्चात की अवस्था जो होती है वहाँ पर मृत्यु ज़्यादा होती है। इस जो टॉपिक है इससे संबंधित अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ कुछ बुक्स और वेबसाइट्स दी है, जैसे ये पीडी शर्मा की इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, 7th एडिशन, रस्तोगी पब्लिकेशन, इसमें से आप पढ़ सकते हैं। या फिर प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी 2nd एडिशन है। और ये वेबसाइट्स हैं, जैसे ई ज्ञान कोश है जहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स मिल सकते हैं, EPG पाठशाला से भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, और ये nature.com आदि जो वेबसाइट्स हैं यहाँ से आप इसके बारे में और अधिक अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आइए हम अपने सतत विकास की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं और हमारे स्वस्थ प्लैनेट की कल्पना करें। धन्यवाद।